आइए, जैसा कि हम लोग मौर्य वंश में मौर्य वंश की संस्कृति, सभ्यता, समाज, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, प्रत्येक क्षेत्र को पढ़ा। आइए देखते हैं मौर्य वंश के पतन के कारण क्या बने। वस्तुतः देखा जाए, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तक ही सफल रहा। उसके बाद के शासक जो भी थे वे बहुत कमजोर सिद्ध हुए। सुयोग्यता नहीं था, मौर्य वंश में सुयोग्यता नहीं था। उनका धार्मिक सहिष्णुता जो था अशोक का, वह इतना ज्यादा हावी हो गया था कि धीरे धीरे सैन्य व्यवस्था भी कमजोर होती चली जा रही थी। और साथ ही जो है मौर्य वंश में धीरे धीरे उनकी सुयोग्यता न होने के कारण, उनके अंदर वह कुशल व प्रतिभा संपन्न न होने के कारण साम्राज्य उनका धीरे धीरे विघटित होता चला गया। आइए मौर्य वंश के पतन के कारणों का उल्लेख करते हैं। मौर्य वंश के पतन का प्रथम कारण होगा अयोग्य उत्तराधिकारी, अर्थात कोई ऐसा सुयोग्य राजा नहीं हुआ अशोक के बाद जो मौर्य बड़ी साम्राज्य का देखभाल सुयोग्यता पूर्ण कर सके। हुए थे बहुत सारे शासक अशोक के बाद, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक और अंतिम मौर्य शासक हुआ था बृहद्रथ। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ। आपको आता है मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, आपको लिखना पड़ेगा चंद्रगुप्त मौर्य। आपको सबसे महान शासक या सबसे शक्तिशाली शासक, सुयोग्य शासक, तो अशोक का नाम आता है। दूसरा कारण है यूनानियों का आक्रमण। देखिए, जब अयोग्यता आ जाती है शासकों में, धीरे धीरे दूसरे राज्यों के शासक या दूसरे देश वाले उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ हुआ कि यूनानियों का समय समय पर आक्रमण होता गया और इनका साम्राज्य क्षीण होता गया, कमजोर होता चला गया। और इस प्रकार से धीरे धीरे विदेशियों का प्रभाव भी इनके साम्राज्य पर पड़ता चला गया, जो पतन का प्रमुख कारण। तीसरा, साम्राज्य का विघटन। इनके यहाँ के भी शासक धीरे धीरे अपने आप को, छोटे छोटे राज्यों के शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए, तो साम्राज्य का विघटन संकुचित होने लगा। साम्राज्य धीरे धीरे विघटन होना प्रारंभ हो गया केवल अयोग्य शासक के कारण। चौथा, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार। उच्च पदों पर ऐसा सुयोग्य भी व्यक्ति को नहीं रखा जाता। जब अयोग्यता है तो सुयोग्य व्यक्ति न मनमानी अपने अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, तो उच्च पद पर कोई सुयोग्य व्यक्ति भी नहीं पहुंच पाता। पांचवा कारण, आंतरिक शासन में अव्यवस्था। हमारा आय कैसे होना चाहिए, हमारा कितना आय है, हमारा व्यय क्या है, समुचित कर व्यवस्था क्या है, हर जगह प्रशासन कैसे देख रेख कर रही है, यह व्यवस्था भी धीरे धीरे क्षीण होता गया। चूंकि वहां भी यही आता है कारण कि उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, उच्च पद पर अच्छे अधिकारी नहीं थे, इसीलिए आंतरिक शासन में अव्यवस्था होना प्रारंभ हो गया, खींचतान चालू हो गया। छठा कारण, अशोक की धार्मिक नीति। यह भी एक मूल कारण हुआ। अशोक की धार्मिक नीति मूल कारण होने का यह बात हुआ कि अशोक अधिक से अधिक अहिंसावादी हो गया था। वह हिंसा पर जरा भी हिंसा के प्रति नहीं था, वो धर्म सहिष्णु शासक हो गया था। निश्चित तौर से वह सभी धर्मों को बराबर ढंग से मानता था। और जब धार्मिक नीति हो ज्यादा उसका प्रभावी हो गई, तो धीरे धीरे सेना व्यवस्थाएं कम हो गई। कोई सेना व्यवस्था नहीं, न उस प्रकार के आयुध अस्त्र रह गए थे, इसलिए भी पतन का कारण हुआ। लोगों ने इसका लाभ, अवसर का लाभ उठाया और अपना आक्रमण कर विजित करना प्रारंभ कर दिया। सातवां, सेना व नौकरशाही का भारी खर्च। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था जिसकी 6 समितियां बनी थी प्रशासन की, और 6 समितियां सेना के रखरखाव की बनी हुई थी, खाद्य और रसद के रखरखाव के लिए बनी थी। इतना बड़ा सेना का रखरखाव रखने के लिए, देखने के लिए नौकरशाही इतने थे, लेकिन यह जब सुयोग्य व्यक्ति नहीं बैठा उस
उत्तराधिकारी पोस्ट पर, तो वह कैसे खर्च वहन कर सके, इसके लिए भी धीरे धीरे उथल पुथल हो गया और यह मौर्य वंश के पतन का प्रमुख कारण हुआ। इस प्रकार से मौर्य वंश का कारण आज हम मौर्य वंश को इस प्रकार से समाप्त करते हैं। अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है कहीं भी, तो आप कमेंट बॉक्स पर डालें और जिससे हम आपके परेशानी का निराकरण कर सकें। अब प्लस उसके बाद आप इसको जो है निश्चित तौर से वीडियो देखें और वीडियो में बेल आइकन और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।